Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वंस अगेन। मैं राजकमल मिश्रा एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट नंबर 33। बच्चों, लास्ट टाइम मुझे याद है मैंने स्पीड टेस्ट 32 डन कराया था, उसके लगभग सारे क्वेश्चंस करवाए थे। आज भी मैं बात करूं उत्तर प्रदेश पुलिस स्पीड टेस्ट नंबर 33 है। इसमें कुल 38 क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, डेट बहुत नज़दीक है। 17 और 18 फरवरी में एग्ज़ाम की डेट घोषित की गई है और अधिसूचना भी है। सो कृपया आप सभी बिल्कुल रेडी हो जाएं और अपनी कमर कस के एकदम तैयार हो जाएं। क्या अब हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है या निकालना ही है? सो प्यारे बच्चों, बिल्कुल रेडी हो जाएं और देखें आज का सबसे पहला क्वेश्चन। जैसा कि आप देख रहे हैं बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई हैज़ नंबर ऑफ लेग्स। तितली के पैरों की संख्या होती है। तितली के कितने पैर होते हैं? आइए हम समझें। देखो बेटा, जब भी हम बात करते हैं बटरफ्लाई की, किसकी बात कर रहे हो? हम बात कर रहे हो बटरफ्लाई की, तितली की। तो जैसा कि आप देखते हैं कि इस तरह की आकृति होती है, ऐसे। और यहाँ अगर हम कहें तितली के पैरों की जो संख्या होती है वो एक साइड में, अगर हम एक साइड में बात करें इसके अंकन बिंदुओं की, तो वो कुछ इस तरह की आकृति होती है। इस तरह इनके होते हैं और कुछ इस तरह से होती है आपकी तितली। तितली ये। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं प्यारे मित्रों कि डायग्राम के माध्यम से भी मैं चीज़ों को आपको समझा रहा हूं। और क्वेश्चन क्या है कि तितली के पैरों की संख्या कितनी होती है ना? तितली के पैरों की संख्या कितनी होती है? तो तितली के पैरों की जो संख्या है वो कितनी होती है? 6। आपके सामने ऑप्शन है 6, 8, 10 या 12। तो क्या इसमें हो जाएगा बच्चे? लगभग इसके पैरों की संख्या क्या हो जाएगी? 6। तो जो भी विद्यार्थी हमारे 6 के साथ में जा रहे हैं, 6 बता रहे हैं, वो सभी सही है। जितने भी विद्यार्थियों ने संख्या इसकी 6 कही है, 6 कहा है, वो बिल्कुल सही है। करेक्ट है आपका। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्वामी विवेकानंद ने वेल्लूर मठ में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? आइए देखें। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन मिशन की स्थापना, रामकृष्ण मिशन की स्थापना अगर कहें तो किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी इसकी स्थापना। स्वामी विवेकानंद ने 1897 ईस्वी में वेल्लूर मठ स्थापित किया गया था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? 1897। क्या सही उत्तर है मित्रों? इसका जो सही उत्तर है वो है 1897। जिन भी हमारे भाइयों ने, हमारी बहनों ने या मित्रों ने 1897 किया है, उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है। सो मित्रों, करेक्ट आंसर आपको क्या मिल रहा है? 1897, 1897 एकदम सही है। आइए मित्रों, अगली बात करें। अगला क्या कहता है? मेघदूत ऑपरेशन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द ग्लेशियर? विच ऑफ द ग्लेशियर? मेघदूत ऑपरेशन किस ग्लेशियर संबंधित है? ऑप्शन है सियाचिन ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर या कफनी ग्लेशियर। सो मित्रों, सबसे पहले समझें, सिया, अगर मेघदूत की बात करें, मेघदूत ऑपरेशन, यह एक सैन्य अभ्यास है। क्या लिखेंगे? यह एक सैन्य अभ्यास है, मतलब सैनिकों का एक अभ्यास है। और यह कहाँ पे हो रहा है बच्चे? ये हो रहा है सियाचिन ग्लेशियर पर। कहाँ हो रहा है ये? सियाचिन ग्लेशियर पे। जिन भी मेरे भाइयों या मेरे मित्रों ने इसमें सियाचिन ग्लेशियर किया है, उन सभी का आंसर क्या है बच्चों? बिल्कुल सही है। अगर कभी आपको लोकेशन दिमाग में आए कि साहब सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है या कहाँ पर ये एग्जिस्ट करता है, तो आपसे कभी भी अगर पूछा जाए तो आप कहाँ उत्तर बताएं इसका? इस तरह से भारत के मैप को ड्रॉ करके
आप इसको जम्मू और कश्मीर वाले रीजन में यहाँ पे आप दिखाएंगे सियाचिन ग्लेशियर। ये सो यहाँ पे जो है मित्रों ये है सियाचिन ग्लेशियर। तो जो भी मित्र हमारे सियाचिन ग्लेशियर को इस तरह से बता रहे हैं या उन्होंने इसका करेक्ट आंसर किया है उन सभी का बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। जो बच्चे इसको किए होंगे देखिए सियाचिन ग्लेशियर जिन्होंने भी किया है उन सभी का क्या है बिल्कुल सही है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। अगला क्या कहता है? अगला कहता है कि पन्ना लाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पन्ना लाल घोष का जो संबंध है किस वाद्य यंत्र से है? पन्ना लाल घोष वॉज रिलेटेड टू विच ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? आइए मित्रों समझें। देखिए कभी भी आप लोगों ने नाम सुना होगा पन्ना लाल घोष। पन्ना लाल घोष बांसुरी बजाते, ठीक है। ये तो क्या हो जाएगा सही आंसर? फ्लूट। जैसे आपने सुना होगा नाम पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, बांसुरी वादक। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। बच्चों आपने एक और नाम सुना होगा, कभी नाम आ जाए पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, तो यह भी क्या बजाते हैं? यह भी बांसुरी ही बजाते हैं। अच्छा बांसुरी को अंग्रेजी में कहें तो कहते हैं फ्लूट। क्या कहते हैं बेटा? फ्लूट कहते हैं। शहनाई वादन बिस्मिल्लाह खान, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने। सरोद में जैसे आपने नाम सुना होगा कभी अल्लाह रखा, इनका नाम आता है हमेशा ऐसे, ठीक है। इस तरह से कुछ प्रमुख नाम है। सो फिलहाल यहाँ जो करेक्ट आंसर है बेटा वो किसका हो जाएगा? पन्ना लाल घोष का फ्लूट हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे बच्चे फ्लूट के साथ में जा रहे हैं माने बांसुरी के साथ में जा रहे हैं उन सभी का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। तो वेरी गुड, बहुत ही करेक्ट आप लोगों ने किया होगा, मुझे उम्मीद है बच्चे ने सही किया होगा। अगला है नेक्स्ट कहता है कि पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य स्थित है असम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? बच्चों अगर हम बात करें पोबितोरा अभयारण्य भारत के असम राज्य में है। बच्चे असम राज्य में बहुत से राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जो बड़े प्रसिद्ध हैं, जैसा कि मैं कुछ नाम लिख रहा हूं एग्जाम्पल में। जैसे एक सींग वाले गैंडा के लिए आप लोगों ने काजीरंगा का नाम सुना होगा। कभी बेटा आप लोगों ने बच्चों मानस का नाम सुना होगा। कभी आपने औरंग का नाम सुना होगा। कभी आपने नमेरी का नाम सुना होगा। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी प्रसिद्ध हैं किसके लिए? वन्य जीव सॉरी राष्ट्रीय उद्यान के लिए। लेकिन पोबितोरा जो अभयारण्य है ये किसके लिए फेमस है? सॉरी ये पोबितोरा जो अभयारण्य है ये किसके लिए फेमस है? ये फेमस है वन्य जीव अभयारण्य के लिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। जो भी हमारे प्यारे मित्र वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में असम बता रहे हैं उन सब का आंसर क्या है? बिल्कुल सही है, असम इज अ करेक्ट आंसर। असम ही बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा कभी ऐसा भी आ जाए मित्रों, याद रखिए सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश लगाएंगे। उत्तर प्रदेश में केवल लखीमपुर खीरी है। जैसे अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। तो ये सब चीजें भी फेमस हैं जो मैंने आपको बताई। सो फिलहाल करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको ए था। अगला देखिए, एस वेव ट्रेवल ओनली थ्रू द। एस तरंगे केवल के माध्यम से यात्रा करती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस या नॉन ऑफ अबव? आइए देखें बच्चे, अगर हम बात करते हैं भूकंप की, जैसे होता क्या है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कुछ इस तरीके से होती है। मान लो यहाँ से कोई एक प्लेट, ये प्लेट है मान लो ए, और यहाँ पे कोई एक और प्लेट है जिसका नाम है प्लेट बी। अगर कभी भी दो प्लेट आपस में टकराती हैं, मान लीजिए दो प्लेटों का आपस में क्या होता है? इनका आपस में डिस्ट्रैक्शन होता है। यदि दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो क्या होता है? किसी एक पॉइंट पे बहुत स्पीड से
एक जगह पर ऐसे कंपन उत्पन्न होता है बच्चे, क्या होता है यहाँ पे, कंपन उत्पन्न होता है। तो ये जो कंपन उत्पन्न होता है यहाँ पर ऐसे, ये जिसे हम कहते हैं वाइब्रेशन, वाइब्रेशन या कंपन उत्पन्न होता है, कंपन उत्पन्न होता है। तो इस तरह की घटना जो है वो कहलाती है भूकंपीय तरंग। ये क्या कहलाती है, भूकंपीय तरंग कहलाती है ये घटना। अच्छा, अब जब ये घटना ऐसे भूकंपीय तरंग कहलाती है तो इस स्थिति में होता क्या है कि जब भी भूकंप आते हैं तो वहाँ पे 3 तरह के वेव हमारे बनते हैं। जैसे एग्जांपल में पी वेव, एस वेव, एल वेव ऐसे। तो अब ये जो एस वेव आती है ये हमेशा लिक्विड फॉर्म में आती है। कैसे आती है, लिक्विड फॉर्म में। सो आपका जो लिक्विड वाला है स्टेज एस वेव के लिए, माने एस वेव के लिए वो सही हो जाएगा, क्या, लिक्विड वाला फॉर्म। सो जो भी बच्चे हमारे लिक्विड वाले के साथ में जा रहे हैं वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट बता रहे हैं बच्चे। सो लिक्विड क्या है, एकदम करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे समझे, सो चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, हर्यक वंश के संस्थापक कौन है। आइए हम लोग समझें बच्चे। अगर हम बात करते हैं मगध साम्राज्य की, किसकी हम बात कर रहे हैं, मगध साम्राज्य की। सो मगध साम्राज्य में बच्चे 3 प्रमुख वंश रहे हैं, 3 प्रमुख वंश रहे हैं। एक का नाम था हर्यक वंश, एक का नाम था शिशुनाग वंश, एक का नाम था नंद वंश। अब हर्यक वंश में अगर हम जाएं तो हर्यक वंश में सबसे पहले जो राजा हैं उनका नाम रहा है बिंबसार। क्या नाम था, बिंबसार। बिंबसार के बाद उनके जो पुत्र रहे हैं उनका नाम है अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद जो रहे हैं उनका नाम है उदयन। क्या नाम है, उदयन। और उदयन के बाद जो रहे हैं उनका नाम रहा है नागदशक। क्या नाम था उनका, नागदशक। सो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। अब बच्चों देखो, बिंबसार जो है इनका समय काल था 543 से लेके और 492 ईसा पूर्व। सो ये इनका समय है, ये इनका क्या है, समय है। सो इसका क्या है करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर है ए जो है बिल्कुल सही है। जो भी विद्यार्थी हमारे ए किए होंगे या ए उन्होंने टिक किया है उन सभी का आंसर क्या है बच्चों, बिल्कुल सही है। जो भी हमारे प्यारे विद्यार्थी ए के साथ जा रहे हैं उन सभी का सही है। मित्रों अगला क्वेश्चन है, द फोर्थ विजडम काउंसिल इज लिंक विद ऑफ द विच रूलर। चौथी बौद्ध संगीति का जो संबंध है वो किस शासक से है, ये आप सबको बताना है। तो आइए हम लोग समझे कैसे। देखिए बच्चों, अगर हम बात करते हैं बौद्ध संगीति की, अगर हम बात करते हैं बौद्ध संगीति की, तो बौद्ध की कुल जो है 4 संगीतियाँ हुई हैं, 4 संगीतियाँ हुई हैं। आइए 4 संगीतियों कैसे याद करेंगे। सबसे पहले जैसे आप लिख देंगे स्थान, फिर लिख देंगे समय, फिर लिख देंगे राजा, राजा कौन राजा रहा हो। इस तरीके से अगर आप याद करेंगे तो मित्रों मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूं जिससे आप इसको कभी भूलेंगे नहीं और आपको ये हमेशा जन्म जन्म भर याद रहेगी। आप इसमें कभी कोई दिक्कत ही आपसे नहीं होगी मित्रों। तो कैसे करके आपको याद करना है, देखो जैसे स्थान है आर वी पी और के, समय है जैसे 483 BC, 383 BC, 251 BC और 100 AD। राजा का नाम है AK और AK। इस तरह से आप इसको कुछ याद करेंगे। आइए अब इसका थोड़ा सा फुल फॉर्म समझने का हम प्रयास करें जिससे और आसानी से क्लियर हो पाएगा। जैसे यह जो समय है ये हो गया राजगृह, वैशाली, ये हो गया पाटलिपुत्र, ये हो गया कश्मीर, कुंडलवन। ये समय चूंकि आप देख ही रहे हैं सभी लोग क्या है, राजा हो गए जैसे सबसे पहले
अजातशत्रु, काकवर्ण, अशोक और कनिष्क। तो अब जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्या था बच्चे? हम देख रहे हैं कि क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति। तो चतुर्थ बौद्ध संगीति किससे संबंधित है? कनिष्क से। सो क्या आपका करेक्ट आंसर हो जाना चाहिए कनिष्क। जो भी हमारे विद्यार्थी कनिष्क के साथ में जा रहे हैं, माने जो बी आंसर कह रहे हैं, उन सभी का आंसर सही है। आई होप आप इसको समझ पा रहे होंगे। ट्रिक काफ़ी अच्छा लगा होगा प्यारे बच्चे। सो आप ट्रिक नोट करेंगे, आई होप आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा याद रहेगा। ओके, आइए देखें क्या करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर हो गया बच्चे कनिष्क। क्या है इसका करेक्ट आंसर? कनिष्क इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए यूआरएल का फुल फॉर्म अगर हम कहें बच्चे तो ये क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर जो है यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वाला जो है मित्रों क्या है, वो बिल्कुल सही है। जो भी बच्चे हमारे फर्स्ट के साथ में गए हैं या उन्होंने किया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त काल के खगोल शास्त्री कौन थे? आइए मित्रों समझें एक बार हम इसको। क्योंकि ये जो बात हो रही है, ये बात हो रही है विक्रमादित्य की। किसकी बात हो रही है? विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य का समय काल था 380 से 415 ईस्वी। ये अच्छा, विक्रमादित्य का ही एक और नाम भी है जिसे हम कहते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न रहते थे, या इन्होंने 9 रत्नों को अपने दरबार में आश्रय दिया था। सो आइए हम लोग एक बार देखें इनके दरबार में कौन कौन 9 रत्न रहे हैं और उन 9 रत्नों ने क्या क्या कार्य किए थे, क्या क्या कार्य किए थे। तो यहाँ से देखें, जैसे प्रथम, जैसे नंबर 1 अभी आपने नाम सुना होगा शंकु। नंबर 2 आपने नाम सुना होगा घटकारपर, घटकापर। फिर जैसे आपने नाम सुना होगा कभी छपड़क। फिर जैसे आपने नाम सुना होगा कभी सुश्रुत। फिर आपने जैसे नाम सुना होगा अमर सिंह। फिर जैसे आपने नाम सुना होगा कभी वराह मिहिर। फिर जैसे बच्चों आपने नाम सुना होगा बेताल। फिर जैसे बच्चों आपने नाम सुना होगा कालिदास। शंकु, घटकापर, छपड़क, सुश्रुत, बेताल, अमर सिंह। फिर जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा आर्यभट्ट। सो ये जो रहे हैं ये प्रमुख व्यक्ति हैं। और अगर हम प्रमुख व्यक्तियों की बात करें मित्रों, प्रमुख व्यक्तियों की बात करें तो इन प्रमुख व्यक्ति में जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन किया गया था खगोल शास्त्री। सो खगोल शास्त्री कौन थे? खगोल शास्त्री थे वराह मिहिर। क्या नाम है? वराह मिहिर। सो आपका जो वराह मिहिर है ये वाला, ये इसके साथ में मैच करता है। सो करेक्ट आंसर क्या है? इस तरह से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ये नवरत्न है, आप इनको याद रखने का प्रयास करें और मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आ रही हैं। सो मित्रों जिसने भी ये किया है उन सभी का आंसर सही है। क्या आंसर है? वराह मिहिर जो है करेक्ट है। अगला है लोकसभा का कोरम कितना होता है? देखो बेटा, लोकसभा के अगर हम कोरम की बात करें, सरल ल माने 81। लोकसभा का अनुच्छेद संख्या कितना है? अनुच्छेद संख्या है 81 और इसको कोरम पूरा करने के लिए 1/10 कुल सदस्यों की संख्या, सदस्यों की संख्या। कोरम मतलब सदन, ये कहते हैं कि लोकसभा की कार्यवाही को चलाने के लिए सदन में कुल संख्या का 1/10 अगर होते हैं तो मैं समझता हूँ ये जो है क्या है, बिल्कुल उचित है और बिल्कुल क्या है, ये सही है। सो जो बच्चे इसके साथ जा रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ये बिल्कुल जो है सही कर रहे हैं, ये एकदम सही है। कितना होना संख्या? 1/10 ऑफ द टोटल नंबर मेंबरशिप इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए जो कि सही आंसर क्या आ गया, डी है। मित्रों नेक्स्ट है
झरिया इज प्रसिद्ध, झरिया माफ कीजिएगा, व्हाट इज द झरिया, व्हाट इज झरिया फेमस फॉर, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? देखिए झरिया जो है एक कोल माइन एरिया है, सिंपल कह दें झरिया एक कोयला क्षेत्र की खान है, झरिया एक कोयला क्षेत्र की खान है। तो आपका जो उत्तर आपको मिलना है वो क्या है? कोल। क्या है बच्चों? कोल, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट क्या है, जल्दी से देखेंगे बच्चे नेक्स्ट क्या है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन एम ऑफ द 12th 5-year प्लान 2012-2017? 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? बच्चे आइए समझें। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना, अब इसका समय है 2012 से लेके 2017। इस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये है उद्देश्य, फास्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो इसका जो आंसर है फास्टर सस्टेनेबल, मतलब गति के साथ, स्थिरता गति के साथ हम विकास कर सकें, ये जब सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय था इस समय, तो ये प्रमुख था। अगला क्वेश्चन है वास्को डी गामा समुद्र की यात्रा कर की खोज कब की थी? भारतीय समुद्र मार्ग की खोज कब की थी? आइए समझे मित्रों। जैसा कि हम मान लेते हैं यहाँ इस जगह पर हमारा देश है भारत, ऐसे करके, जैसा कि आप सब देखते हो ना बच्चों, ऐसे करके, ऐसे मान लो ये आप जो देख रहे हैं ये है भारत। अब आप बच्चों यहाँ पे देखते हैं, यहाँ इस तरह से ऐसे, ये जो क्षेत्र है ये है अफ्रीका, ये क्या है? ये है अफ्रीका। अब यहाँ पे पड़ता है यूरोपियन संघ, ऐसे ये पड़ता है मान लीजिए यूरोपीय संघ। सो यहाँ पे कहीं देश है जिसका नाम है पुर्तगाल। पुर्तगाल, अब पुर्तगाल से माने यहाँ से वास्को डी गामा आया भारत, और जब वो यहाँ से आया तो यहाँ आकर उसने यहाँ एक बार स्टे लिया, ये था केप ऑफ गुड होप, और यहाँ से आने के बाद वो यहाँ आया, और ये जो स्थान था इसे बोला गया कालीकट, और ये जो कालीकट है ये कहाँ पड़ता है? ये कालीकट पड़ता है केरला के पास। कहाँ पड़ता है? केरला के पास। और अब यहाँ आया कब बच्चे? यहाँ आया था 1498 ईस्वी में, और राजा हमारे यहाँ थे उस समय कौन? जमूरिन। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बच्चे? सी वाला जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया। सो क्या करेक्ट आंसर है? सी। अगला देखेंगे, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट सिचुएटेड? बेटा इसका अगर सिंपल कहें सो पेरिस फ्रांस इज द करेक्ट आंसर। जो बच्चे पेरिस फ्रांस के साथ में इसको टिक किए हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, उगते हुए सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? आइए मित्रों समझें। जैसा कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी में ये इक्वेटर है, इक्वेटर, और इक्वेटर के साइड, जो इक्वेटर है वो हमेशा ईस्ट साइड में होता है, ये वेस्ट का साइड है, ये नॉर्थ का साइड है, और ये है हमारा साउथ। अब देखिए यहाँ ये जो हिस्सा है ये हिस्सा है जापान का, ओके। अब देखिए यहाँ ये हिस्सा जो है ये, और ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा पड़ता है हमारा चाइना का, और ये हिस्सा पड़ता है इंडिया का, ये हिस्सा पड़ता है
ऑस्ट्रेलिया का। तो जो मैक्सिमम पूरब की ओर है एग्जिस्ट करने वाला मैक्सिमम, वो अगर हम कहें तो वो जापान है। तो जापान को उगता हुआ सूर्य का देश, सूर्य की भूमि कहें या देश कहें ऐसा। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जापान। इस तरह से आप इसको करेक्ट आंसर लगा ले जाएंगे बच्चे, ठीक है, जापान। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस मंत्रालय ने एग्री इंफ्रा फंड नाम बैक्स हॉराल्डिंग एक्सलर रूरल एंड एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन के तहत बैंकों के लिए एक नया अभियान शुरू किया है? Which ministry has launched a new campaign for the banks under the Agri Fund and Bharat Bank? They're holding accelerated rural agreement transformations. So it's start by, and the correct answer, Ministry of Agriculture and the Farmer Welfare. So Ministry of the Agriculture and the Farmer Welfare is the correct answer. Option number C is the correct. Next, which of the following is the highest peak of the India? इंडिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आइए मित्रों हम बात करते हैं इंडिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है। देखें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये भारत देश है हमारा। मित्रों आपको ये भारत देश यहाँ नजर आ रहा होगा। इस तरह से आप ये भारत देश देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं चोटी की, माउंट एवरेस्ट। चूंकि ये हिस्सा जो आप देखते हैं ये हिस्सा पड़ जाता है नेपाल में, तो यहाँ पे एक जो चोटी है यहाँ ये इस तरह से ये वाली चोटी है माउंट एवरेस्ट। सो माउंट एवरेस्ट का जो लोकेशन है वो कहाँ है? नेपाल। यहाँ पे अगर हम कहें ये एरिया है, एक और चोटी है ऊंची यहाँ पे ऐसे करके, लेकिन ये जो एरिया है वो है सिक्किम, और यहाँ जो चोटी है उसका नाम है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 मीटर, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8598 मीटर। कुछ किताबों में कहीं कहीं ये 8586 भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। अच्छा, फिर यहाँ पे एक पर्वत ऊंची चोटी है, ये इसे हम कहते हैं K2, इसे कहा जाता है गॉडविन ऑस्टिन। ये ऊंचाई है 8611 मीटर। फिर उसके बाद में यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक ऊंची चोटी है जिसका नाम है कैलाश। सो फिलहाल इंडिया के रीजन के अकॉर्डिंग हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे जब हम देखते हैं बेटा ये वाला रीजन, सो ये वाला हिस्सा जो है POK में कवर्ड होता है, सो ये नहीं है, नेपाल हमारे में नहीं है, कैलाश नहीं है। हमारा जो करेक्ट आंसर है वो ये है, ये माने हम कंचनजंगा को भारत की चोटी कहेंगे। क्या कहेंगे हम? कंचनजंगा इज अ करेक्ट आंसर। सो करेक्ट क्या है? कंचनजंगा जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये हिमालय भारत था, ठीक है, और ये जो क्षेत्र है इसे हम कहते हैं प्रायद्वीपीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय। सो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, कंचनजंगा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? नेक्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुजरात में स्थित नहीं है? आइए देखें, जैसा कि अगर हम बात करते हैं मैप के अकॉर्डिंग, अगर देखें कि हम इस तरह से पुनः मैप ड्रॉ करते हैं ऐसा कुछ करके, और अगर हम अब देखना चाहते हैं गुजरात के किस हिस्से पर कौन सा बंदरगाह का हिस्सा है और कौन से हिस्से पे ये जो है भूमि का हिस्सा नहीं है, तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, सिर्फ हम इतने की बात करें तो अब यहाँ पे क्या क्या है, जैसे सिक्का है, अब एक पोर्ट हो गया ऐसे करके, हम जिसे नाम दे देंगे सिक्का। फिर मुंडेरा, जैसे यहाँ पे नाम दे देते हैं तो ये हो जाता है
मुंडेरा। जैसे यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, ये इसका नाम हो जाता है ओखा। तो आप देख क्या रहे हैं कि ये जो तीनों हैं, ये तीनों पढ़ते हैं गुजरात में। कहाँ पढ़ते हैं? गुजरात में। अब हम बात करते हैं डिघी। डिघी जो है ये महाराष्ट्र के पास पड़ती है, ये पड़ती है डिघी। सो डिघी कहाँ पड़ती है? MH महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला। ये आप देख रहे हैं गुजरात में लोकेशन, यहाँ आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में। आई होप आप डिघी जो है एज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक 1770 में स्थापित पहला बैंक था? तो बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर है वो बहुत ही सिंपल है, आई होप आप इसको कर लेंगे। बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये आया था 1770 में। ये कब आया था? सो बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये। ओके अच्छा, इलाहाबाद बैंक 1865 से है, PNB 1894 से है, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 से है, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955। सो बच्चों ये सभी के टाइम लिखे हुए हैं, आप इस तरह करके सबके टाइम नोट कर लीजिएगा। सो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके सो करेक्ट आंसर क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ओके नेक्स्ट है, जमींदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? बेटा देखो, जमींदारी प्रथा की जब भी बात आती है, समय आता है 1793। स्थाई बंदोबस्ती, स्थाई बंदोबस्ती, और स्थाई बंदोबस्ती को प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्या नाम था उनका? उनका नाम था लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो भी विद्यार्थी लॉर्ड कॉर्नवालिस बी ऑप्शन को टिक किए हैं उन सबका बिल्कुल सही है बच्चे। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आइए समझें। देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है प्रायद्वीपीय भारत। ये वाला हिस्सा पड़ता है बंगाल का, बंगाल का। ये एरिया पड़ता है मद्रास का, और ये एरिया पड़ता है मुंबई, या प्राचीन समय में कहें तो बम्बई। ऐसे ये 3 सेंटर थे ब्रिटिश हुकूमत के दौरान उस समय में। सबसे पहले चूंकि अगर हम उस समय के अध्ययन को करें, सबसे पहले क्या था उस समय? सबसे पहले हमारे देश में ब्रिटिश गवर्नर हुआ करते थे, ब्रिटिश के गवर्नर। लेकिन अब ये जो ब्रिटिश के गवर्नर थे किसी चार्टर पे नहीं थे, बस ऐसे ही मतलब उन्होंने अपॉइंट कर रखे थे, अनाधिकृत कर तरीके का है, कह सकते हो, क्लाइव को। फिर 1773 ईस्वी में आया हमारे यहाँ रेगुलेटिंग एक्ट। क्या नाम आया? रेगुलेटिंग एक्ट। सो रेगुलेटिंग एक्ट में पहले अगर यहाँ हम कहें तो आपने रॉबर्ट क्लाइव का नाम सुना होगा, क्लाइव का नाम सुना होगा। यहाँ अगर हम कहें तो यहाँ आप लोगों ने वॉरेन हेस्टिंग का नाम सुना होगा। ये फिर 1828 से लेके 1833 तक जब आया भारत परिषदीय अधिनियम, सो इस अधिनियम में हमारे यहाँ भारतीय गवर्नर जनरल बन गए, भारतीय गवर्नर जनरल। और यहाँ पे आपने भारतीय गवर्नर जनरल में किसको सुना था बच्चे? यहाँ पे आपने सुना था लॉर्ड विलियम बेंटिक को, लॉर्ड विलियम बेंटिक को सुना था ऐसे। फिर और आगे आने के बाद में 1858 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम आया, और यहाँ पे हमारे देश में वायसराय बने, और पहले वायसराय आ गए लॉर्ड कैनिंग। फिर हम लोग और आगे चलते हैं 1947-48 में सी राजगोपालाचारी और माउंटबेटन,
स्वतंत्र भारत के वायसराय। ये इस तरह का कुछ क्रम है और इस क्रम को आप देखने के बाद बता पाएंगे। सो पहले जो व्यक्ति हमारे यहाँ अपॉइंट हुए या बने उनमें हम कहेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक का नाम। किसको कहेंगे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। जो भी हमारे विद्यार्थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ जा रहे हैं, माने इसके साथ में, उन सबका सही है। आप यहाँ से क्रम को देखकर क्रमानुसार आप इसको मिला लें, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है मित्रों? नेक्स्ट कहता है हु वाज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं पहले उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये है इसका करेक्ट आंसर। ऐसे तो क्या हो जाएगा? सरदार वल्लभ भाई पटेल ये। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया, बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही राज्यों को विलय करने का जिम्मा भी उठाया था इन्हें ही, ठीक है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये अगला है राउरकेला इस्पात केंद्र किसके सहयोग से खोला गया था? देखो बच्चे, राउरकेला पड़ता है उड़ीसा में, जहाँ सेल का प्लांट लगा है, और ये खोला गया था जर्मनी की मदद से खोला गया था। ये करेक्ट था, जर्मनी। क्या था इसका आंसर? जर्मनी। ओके, नेक्स्ट है पीली क्रांति किससे संबंधित है? चलो बेटा देखो फटाफट। पीली क्रांति, मैं कुछ क्रांतियां बता रहा हूँ, फटाफट आप लोग नोट करेंगे। यहाँ पे लिख रहा हूँ क्रांतियां, और यहाँ विषय वस्तु, ताकि आपको जल्दी से फटाफट ये इसको याद भी हो जाए। देखो बच्चे, पीली क्रांति तेल से, लाल क्रांति टमाटर से, काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से, हरी क्रांति अनाज में क्या क्या? गेहूं, चावल। फिर जैसे भूरी क्रांति उर्वरक से, रजत क्रांति अंडा तथा कुक्कुट पालन से, जैसे नीली क्रांति मछली से, मत्स्य, जैसे इत्यादि, मान लीजिए मित्रों इत्यादि। सो फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडा। सो ये जो है बिल्कुल करेक्ट है। मैं समझता हूँ इतनी अगर आप याद करते हैं तो भी काफ़ी अच्छा आप पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे पाएंगे। ओके, नेक्स्ट है सामान्यतः भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? सो करेक्ट आंसर है एरिस्थनीज। ये एरिस्थनीज फर्स्ट आंसर जो है बिल्कुल सही आंसर है। एरिस्थनीज है हमारे ज्योग्राफी के फर्स्ट एज अ फादर। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों और केंद्र शासित से मिलकर बना है? आइए समझें मित्रों इसको जल्दी से एक बार। जैसा कि हम देखते हैं आप इस तरह से देख पा रहे हैं, ऐसे ये कुछ जो है उत्तर प्रदेश का भूमि क्षेत्र है, मान लीजिए ये उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, वो है 240,928 किलोमीटर स्क्वायर। ईस्ट से वेस्ट की दूरी अगर हम कहें 640,
सॉरी माफ कीजिएगा 630, कितना कहेंगे 630, और साउथ नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस अगर हम कहें सो 240, सो ये किलोमीटर और एक ये किलोमीटर, ये ऐसे इस तरह से होता है प्रमुख। अब देखिए हम इसके डायरेक्शंस की बात करते हैं, डायरेक्शंस लेवल पे आइए। जैसे सबसे ऊपर बात करते हैं, पड़ता है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पड़ता है उत्तराखंड, इधर पड़ता है नेपाल बॉर्डर, इस साइड में पड़ता है हमारा हरियाणा, यहाँ इतने क्षेत्र में पड़ता है दिल्ली, यहाँ पुनः पड़ता है हरियाणा, ये पड़ता है राजस्थान, इधर से पड़ता है एमपी, यहाँ भी एमपी, यहाँ भी एमपी, इधर से पड़ेगा हमें झारखंड, सॉरी छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये एरिया पड़ता है बिहार। तो मित्रों अगर हम संख्या या क्रम के अनुसार इसकी बात करें तो लगभग जो है आपको 9 स्टेट मिलेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आप कह देंगे टोटल स्टेट प्लस यूटीज 8 + 1 = 9, कितने हो जाएंगे 9। जो भी बच्चे हमारे 9 के साथ में जा रहे हैं, 9 कर रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल सही है बच्चे। क्या है, जो बच्चे 9 के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही है। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उत्तर प्रदेश में पूर्वी सीमा किससे छूती है? अभी आपने देखा कि ये वाला एरिया है, ये पूरब का एरिया है, सो पूर्वी सीमा बिहार को टच कर रही है, किसको, बिहार को। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, बिहार एंड झारखंड इज द करेक्ट आंसर। क्या है, बिहार एंड झारखंड। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलें हैं? देखो बेटा कुछ हम लोग मोटा मोटा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा हिसाब और। उत्तर प्रदेश में मंडल 18, अच्छा मंडल को संभागीय क्षेत्र भी कहते हैं, 1 पॉइंट। ये जिले अगर हम कहें, जिले हैं 75, 1। अच्छा इसके बाद तहसीलें हैं 351। अच्छा ब्लॉक 821 के लगभग, गांव लगभग अगर हम कहें 6,00,000 के लगभग। सो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 351। क्या हो जाएगा बेटा, 351। सो जो भी बच्चे 351 के साथ में जा रहे हैं वो बता रहे हैं, उन सभी का आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ओके यस 351 क्या है बच्चे, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन देखें, राज्यसभा, उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के कितने सदस्य चुने जा सकते हैं? तो देखिए उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें, एक बार फटाफट समझें। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट 80, राज्यसभा सीट 31, विधानसभा सीट 403 + 1 404, वैसे अब ये सीट हट चुकी है, अब 403 ही काउंट करेंगे आप। अच्छा विधान परिषद की कहें बात, 99 + 1 = 100, सो इसको छोड़ के अब 99 काउंट करेंगे, तो फिलहाल आपका जो आंसर है वो 31, ये हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा 31, 31 जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से देखा गया सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? बेटा देखो हाईएस्ट वाटरफॉल्स है एंजल कहाँ पड़ता है, वेनेजुला कहाँ है, साउथ अमेरिका में।
कैपिटल है कैराकस। सो करेक्ट आंसर है क्या है बी, बी इज द करेक्ट आंसर। यस नेक्स्ट, भारत प्राचीन भारत का एक प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक थे। हु वॉज अ फेमस एंशिएंट सर्जन? सो योर आंसर इज सुश्रुत, भास्कर, भाष्य एंड वरामिहिर। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुश्रुत। ठीक है, अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा ये गलत आंसर है, ये सही आंसर है शल्य चिकित्सक। देखिए शल्य चिकित्सक की अगर हम बात करें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा सुश्रुत। क्या हो जाएगा? सुश्रुत। ये सुश्रुत ये राजा विक्रमादित्य के नवरत्नों में एक थे। बेटा अभी मैंने पीछे जो है इसको आपको बताया है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका गलत इस पे आंसर है। ठीक है, सो ये आपका क्या है? एकदम करेक्ट आंसर है। ओके, फिर नेक्स्ट है यूएन, हु इज अ प्रिपेयर द यूएनडीपी? मानव विकास रिपोर्ट कौन तैयार करता है? देखिए HDI रिपोर्ट prepared by UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसका जो मुख्यालय है बच्चे वो कहाँ पर है? इसका मुख्यालय पड़ता है अमेरिका में। हमारे देश में अगर कहें HDI रैंक इस समय कितनी है? 132वीं रैंक है। क्या रैंक है इस समय हमारी? 132 रैंक है। कितना है? 132। 132 क्या इज द करेक्ट आंसर? जो बच्चे 132 पे गए वो बिल्कुल सही है, वो UNDP इज द करेक्ट। नेक्स्ट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित किया गया? 1875 है बच्चे। क्या है? 1875। करेक्ट आंसर है BSc 1875। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी किस स्थान पर है? देखिए यूपी का जो तेल रिफाइनरी है वो कहाँ है? मेरठ में। सॉरी माफ करिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे वो हो जाएगा मथुरा। क्या हो जाएगा? मथुरा। सो मथुरा इज द करेक्ट आंसर। फैजाबाद नहीं है, ये नहीं है, मथुरा करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? मथुरा इज द करेक्ट। नेक्स्ट है संत कबीरदास किसके शिष्य थे? देखिए संत कबीरदास रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे। कौन शिष्य थे? कबीरदास जी। तो रामानंद माने आंसर नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा करेक्ट? डी वाला, ये आपका करेक्ट है। अगला है हाल ही में 27वीं सड़क कांग्रेस महासभा आयोजित की गई थी। बेटा इसका सही आंसर है प्राग। क्या आंसर है? प्राग। ये करंट का क्वेश्चन है, प्राग का सही आंसर है। उत्तर प्रदेश सरकार किस वर्ष तक सभी सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन रखने का लक्ष्य रखा गया है? सो बच्चे इसको देखो, सरकार 2030 तक ऑल गवर्नमेंट व्हीकल कन्वर्ट इनटू EVs। EV माने इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे। कब तक? 2030 तक। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2030। जो बच्चे 2030 पे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। सो प्यारे मित्रों, आज का जो सेशन है वो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। मुझे उम्मीद है आज का जो सेशन है वो आप सभी को बहुत ही बेहतरीन लगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया और चीज़ें मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझाई। जहाँ तक हो सकता था, जिन पे ज़्यादा समय देना था मैंने ज़्यादा समय दिया, जहाँ पे कम समय था वहाँ पे कम समय दिया और चीज़ों को एकदम विधिवत तरीके से मैंने आपको बताने का प्रयास किया। सो प्यारे मित्रों, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। हम फिर भविष्य में आपसे मिलेंगे यूपी कांस्टेबल स्पीड टेस्ट नंबर 34 में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon.